तो आज हम क्रिएट करेंगे अपनी सेल्स से रिलेटेड डैशबोर्ड को, और मैं सबसे पहले उसके टॉप पर भी इसी तरह का एक विजुअल लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और मैं अपने थीम के अकॉर्डिंगली काम करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत ही जल्दी से इसके तमाम ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब स्टोरी इसमें ना दो हम करेंगे। पहली स्टोरी ये होगी कि आपको मैंने डेटा दिया है, दो तरह की फाइल्स आपको दी हैं। एक मैंने आपको डेटा दिया है जिसमें एक्सेल की फाइल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं, और तो मैं शेयरिंग आपको फोल्डर की कर दूं। तो मैंने आपको जो फाइल दी है एचआर की, ये कल हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डेट के फाइल में और 3 ईयर सेल्स के फाइल के अंदर। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें है क्या। तो मैं डेट की फाइल को ओपन करता हूं और इसमें मैंने 2 साल की डेट जो है ना वो क्रिएट की हुई है, ईयर 2015 और 16 की। और मैंने इसको ड्रैग नहीं किया हुआ है, बल्कि मैं एक टेक्निक के साथ इस पे काम करता हूँ। और वो टेक्निक क्या थी, तो मैंने सपोज एक डेट की हेडिंग डाली थी और मैंने लिखा था 1 जन और 15, ये एक सिंपल डेट लिखी। और मुझे चूंकि 2 साल की कैलेंडर्स में डेट चाहिए थी, आपके पास इसकी विजिबिलिटी नहीं आ रही है। ओके, अब आपके पास इसकी पिक्चर आ गई है। तो मेरे पास जो है वो इस डेट की फाइल के अंदर शीट 1 पे मैं आपको दिखा दूं कि डेट मौजूद है ईयर 2015 से और 2016 तक का 2 साल का डाटा है। और मैंने ये डेट जो है ना वो ड्रैग करके जनरेट नहीं की है, बल्कि शीट 2 पे मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैंने सिंपल डेट टाइप की थी और उसके बाद मैं होम के टैब में चला गया, फिल के ऑप्शन में, सीरीज में, और मैंने कहा कि सीरीज इन कॉलम के अंदर प्रिंट करे, क्योंकि मुझे कॉलम ए में रिजल्ट चाहिए, डेट्स चाहिए, डे वाइज चाहिए, स्टेप वैल्यू 1 चाहिए, यानी पहली जन के बाद सेकंड जन, थर्ड जन, फोर्थ जन आ जाए, और स्टॉप चाहिए मुझे 31-December-16। और मैंने सिंपली ओके किया। सो मेरे पास ये 2 साल की डेट जो है वो क्रिएट हो गई, और इस डेट को फिर मैं आगे अपनी डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये पहली एग्जांपल मैं इस बुक के साथ परफॉर्म करूंगा। अच्छा, हम डेट को की इस खाली कॉलम ए की इंफॉर्मेशन को क्यों वहां लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग ईटीएल करेंगे डेटा में। जो अभी कल आपको याद है हमने जब डैशबोर्ड डिजाइन किया था, तो उसमें ईयर के अंदर हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो एम्प्लॉय की स्टार्ट डेट थी, पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट है कि उस डेट को खुद वो ब्रेक करता है डेट, मंथ, ईयर, क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो उसमें एक एडवांटेज ये हुआ था कि फिल्टर के अंदर अगर आप उसको यूज करते हैं ना डेट, मंथ, ईयर को, तो बहुत अच्छा एडवांटेज है। लेकिन अगर आप बटन्स बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे एडवांटेज नहीं मिल रहे होते। ठीक है, फिर उसमें मंथ का नाम जो है वो सपोज नहीं आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं आ रहा, सपोज उसमें डे का नाम नहीं आ रहा, सैटरडे, संडे, मंडे उसमें। तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि पावर क्यूरी आपको अलाउ करेगा कि आप इस डेट को स्प्लिट करें और इसमें से डेट, मंथ, ईयर, डे नेम, मंथ नेम को जनरेट करें, और ये विद इन नो टाइम होगा। आप देखिएगा, हम कुछ टेक्निक्स भी सीखेंगे इस बहाने। और दूसरा फायदा ये होगा कि फर्दर जब प्रोफेशनली आप डेटाबेस में काम करते हैं ना, पावर बीआई में, तो आप मास्टर, ज्यादातर डेटाबेसेस के अंदर डेट का कॉलम होता है। चाहे आप कोई भी डेटाबेस उठाएं, सेल्स की डेटाबेस उठाएं, एचआर को ले लें, आप कस्टमर्स का डाटा ले लें, प्रोडक्ट का डाटा ले लें, उसमें ज्यादातर आपको डेट का कॉलम जरूर मिलेगा। तो हम लोग है ना हर डेटाबेस में जाकर फिर उसको ब्रेक नहीं करेंगे कि डेट अलग करो, मंथ अलग करो, ईयर अलग करो, बल्कि हम एक यूनिवर्सल फाइल बनाएंगे और उसका रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे, मास्टर फाइल। तो ये मैं एक्सरसाइज सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा। फिर उसके बाद मैं दूसरी फाइल आपको उसका डेमो दूंगा, जो यहाँ पर सेल्स डाटा के नाम से फाइल है, उसका मैं आपको डेमो दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ पावर बीआई की अपनी फाइल पे, और जहां मैं जो डेट वाली फाइल मैंने आपको दिखाई है फोल्डर में, उसको लेकर आ रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं होम के टैब के अंदर, और हमें पता है कि यहाँ एक्सेल के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और एक्सेल के ऑप्शन में हमसे पूछता है कि डेटा आपको कहाँ से लाना है। सो मैंने कहा ये मेरी लोकेशन है, एक्सेल के फोल्डर, डेट है ईयर 2016-17, और मैंने ओपन के बटन पे क्लिक किया। ये फाइल इंपोर्ट होना शुरू हुई है। इस फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स हैं वो मुझे नजर आएंगी। सो यहाँ पर
डेट और डेट, अच्छा दो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, इसमें भी जो सेम डेट्स हैं, नीचे वाले के अंदर भी सेम डेट्स है, लेकिन दोनों के अंदर आइकॉन के अंदर छोटा सा फर्क है। ये जो डेट का आइकॉन है, आप देखें टॉप पर ब्लू रंग का शेड है, तो ये टेबल का डाटा है, और नीचे जो आ रही है वो शीट आ रही है। तो अगर आपकी एक्सेल की बुक के अंदर टेबल में डाटा होगा तो वो इस तरह से आपको दिखाएगा, और अगर टेबल में नहीं होगा, खाली फ्लैट शीट पे डाटा होगा, तो वो इस तरह से आपको दिखाएगा। तो जहां आपको टेबल भी नजर आए, और तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड देन अब मैं इसको लोड नहीं कर रहा, बिकॉज कि मैं डाटा को पावर क्यूरी में लेके जाना चाहता हूँ, और इस डेट में से डे नेम, मंथ का नंबर, ईयर अलग अलग करना चाहता हूँ। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डाटा, जो मेरे दोस्त ने भी पूछा था कि ट्रांसफॉर्म डाटा में लोड में क्या फर्क है, तो अभी आप देखिएगा जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म डाटा के बटन पे क्लिक किया, तो मेरे पास टॉप पर आप देख सकते हैं पावर क्यूरी एडिटर की स्क्रीन खुल गई है, लोड हो रही है। आपके पास स्क्रीन की विजिबिलिटी भी आएगी, आई नहीं है, मेरे पास आ गई है। So I believe अब तक आपके पास उसकी विजिबिलिटी नहीं आई है। ग्रेट। सो अब आपके पास इसकी विजिबिलिटी आ गई है, और आप देख सकते हैं कि टॉप पर लिखा हुआ है पावर क्यूरी एडिटर। ठीक है, ये मैं पावर बीआई के बैकएंड में क्यूरी एडिटर में आ चुका हूँ। ठीक है, और इसमें डाटा को ट्रांसपोज करना, अपेंड करना, मर्ज करना, स्प्लिट करना, ग्रुप बाय के ऑप्शन, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस डेट के कॉलम से डेट मंथ ईयर को अलग करता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ ऐड कॉलम के टैब के अंदर जो टॉप पे दिया हुआ है, और यहाँ पर डेट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इसमें से आप मुझे ईयर अलग करके दे दें। सो मैंने ईयर पे क्लिक किया, आप देखें इस डेट में से ईयर अलग होके हो गया, आ गया। कल हमने इसके लिए पूरा एक फॉर्मूला लिखा था। फिर से मैंने डेट के कॉलम को सेलेक्ट किया, और मैंने कहा आप इसमें से मुझे मंथ को अलग करके दे दें, तो 1 2 3 4 आ गए। फिर से मैंने अपना प्राइमरी कॉलम सेलेक्ट किया, डेट पे गए, और मैंने कहा आप इसमें से मुझे मंथ नेम को सेलेक्ट कर दें। पावर क्यूरी जो है ना, वो एक्चुअल में मैक्रोज की तरह होता है। मैक्रोज में कैसे आप स्टेप्स क्रिएट करते हैं, देन जब नेक्स्ट टाइम उसको रन करते हैं तो ये उन्हीं स्टेप्स से गुजर कर फिर आपके पास एक पूरा फाइनल वर्जन आ रहा होता है। तो पावर क्यूरी ऐसा ही है। प्लांट के अंदर जैसे आप रॉ मटेरियल इंसर्ट करते हैं ना, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आती है। पावर क्यूरी ऐसा ही है। अगर आप गार्बेज डाटा इसको दे दें और आप इसको सिखा दें कि तुमने इस गार्बेज डाटा को इस तरह से क्लीन करना है, ये स्टेप्स होंगे, तो आप देखिए यहाँ पर ये अप्लाइड स्टेप्स, ये वो सारे स्टेप्स अपने पास नोट करता है और आपको एक फाइनल प्रोडक्ट वो सामने ला कर देता है। ठीक है, अगर कोई आपने गलती कर ली है, सपोज करें मुझे मंथ नेम यहाँ पर नहीं चाहिए था, तो मैं इस स्टेप को डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अंडू का बटन यहाँ पर काम नहीं करता, कंट्रोल जी काम नहीं करता। अगर कोई स्टेप आप गलत कर देते हैं तो क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे, वो स्टेप आपका अंडू हो जाएगा। सो मैंने अपने डेट के कॉलम पे जाकर दोबारा से मंथ नेम निकाल लिया। फिर से मैंने डेट के कॉलम पे जाकर मैंने कहा क्वार्टर ऑफ द ईयर निकाल दो, तो ये चारों क्वार्टर्स निकल कर आ गए। मैंने कहा आप वीक ऑफ द ईयर निकाल के मुझे दे दो, तो 52 तक के वीक्स मेरे पास आ गए। और अगर मैं कहता हूँ आप डे नंबर निकाल दो, 1 2 3 4 की डेट्स आ गई, और लास्ट में कहता हूँ कि डेट का नेम निकाल के मुझे दे दो। तो इसने जो है वो मेरे लिए डेट के कॉलम से ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, और आप देखिए मेरी जिंदगी आसान हो गई। मुझे डैक्स के फंक्शंस नहीं लिखने पड़ रहे। अगर आप एक्सेल के यूजर हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर टैक्स के फंक्शंस और डे मंथ ईयर के फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं डेट में से, इन सब चीजों को ब्रेक करने के लिए। फाइनली इस टेबल का नाम जो है वो डेट 1 है। मैं सिंपल इस टेबल का नाम डेट कर देता हूँ, और होम के टैब में जाकर क्लोज एंड लोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास डाटा क्यूरी फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पर डेट का एक टेबल आ गया जिसमें उसने डेट मंथ ईयर सब अलग कर दिया। मैं आपको इसकी डाटा दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसने क्या किया, डेट में से डे अलग कर दिया, मंथ अलग कर दिया, ईयर अलग कर दिया, क्वार्टर, डे नेम, मंथ नेम, ये सब अलग कर दिया। और अब अगर मैं इसको अपने एचआर के टेबल के साथ लिंक कर दूंगा, तो कल आपको याद है हमने ईयर का एक अलग कॉलम बनाया था, मंथ उसी में से निकाला था, तो डे नेम नहीं था हमारे पास, मंथ नेम नहीं था हमारे पास। तो अब मैं जब लिंक्स बना दूंगा तो ये सारी फंक्शनैलिटी को मैं
यूज करूंगा। और होगा भी यही, जब आप बहुत सारे टेबल्स लेकर आओगे और आप उन टेबल्स को अगर डेट के जरिए ऑपरेट करना चाहते हो तो आप एक अलग से डेट का कॉलम बनाओगे, रादर देन आप अपनी ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर जाकर डेट के कॉलम में से आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर इस सर्विस स्टार्ट डेट को ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इसको पावर क्यूरी में ले जाऊं और इसी में से डेट, मंथ, ईयर, क्वार्टर ये सब अलग अलग करूं। लेकिन ये तो एक एचआर की डेटाबेस है। अगर ऐसी मेरे पास 10 डेटाबेस होती तो फिर मैं क्या सब डेटाबेस में जाकर ये एक्सरसाइज बार 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 करता? तो फिर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जो है वो एक अलग से टेबल क्रिएट करते हैं डेट का, जो एक्सेल में सपोज हमने बना लिया, और हम चाहें तो अपनी डेटाबेस में, हम एक्सेल पे ना क्रिएट करें, हम अपनी डेटाबेस में से ही डेट को अलग टेबल के अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो वो डेफिनेटली एडवांस टेक्निक्स के अंदर सारी चीजें होंगी, लेकिन फिलहाल हमने देखा कि हमने एक डेट के कॉलम को यूज करते हुए उसमें से कैसे ब्रेकअप किया। अब आगे जब हम काम करेंगे तो इसके रिलेशनशिप्स देखेंगे और इसके मजीद एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मुझे अपने टेबल से, जो मेरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में से मुझे मजीद चीजें जो है वो लेकर आनी है। फॉर एग्जांपल जो सेल्स का डाटा मैंने आपको दिखाया है वो मैं आपको यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फाइल नेम है 3 year सेल्स डाटा, और जब मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ अब मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ कि उसमें है क्या क्या। नाउ इसका डेमो आपके पास आ गया। सो ये मेरे पास एक 3 year सेल्स की डेटाबेस है जिसमें इस वक्त सिर्फ 4 शीटें ही मैंने रखी हैं। ठीक है, सेल्स की डेटाबेस बहुत एक्सटेंसिव डेटाबेस होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं इसमें से सिर्फ 4 चीजों को लेकर आया हूँ। तमाम प्रोडक्ट, जब भी कोई यूजर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो मेरे काउंटर पे उस प्रोडक्ट का आईडी जनरेट होता है कि वो खरीद क्या रहा है। ठीक है, मैं प्रोडक्ट के नाम से नहीं बेचता, मैं प्रोडक्ट को उसके आईडी से बेचता हूँ। जब वो परचेज करता है तो हर कस्टमर का अपना एक आईडी है, तो वो एक ऑर्डर आईडी उसका जनरेट होता है। वो किस लोकेशन पे ले रहा है, लोकेशन की हमें नीड नहीं है, फारिग करते हैं इसको। सेल्स पर्सन जो उसको बेच रहा है वो उसकी सेल्स पता चलेगी कि वो जो है वो कितनी चीजें बेच चुका है, उसका रेवेन्यू कितना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे टॉप कस्टमर्स कौन है, मेरे टॉप 10 सेल्स पर्सन कौन है, कौन टारगेट अचीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, वेरिएंस क्या रह रहा है। तो हर सेल्स पर्सन को मैंने उसका एक आईडी दिया हुआ है, और ये सेल्स कस्टमर जब मेरे कस्टमर्स को डाटा बेचता है तो उसका मैंने एक आईडी दिया हुआ है, मैंने उसको नाम से नहीं नोट किया हुआ है। और ये परचेज की डेट है ईयर 2015-16 का ये डेटाबेस है, और यहाँ पर उसने ये क्वांटिटी इस तारीख को इस कस्टमर को ने खरीदी। ये सेल्स पर्सन बेचने वाला है, प्रोडक्ट की जो नाम है वो इस आईडी के पीछे छुपी हुई है, और उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये इस तरह की डिटेल्स बनी हुई है। और अगर मैं इसकी डीप ड्राइव करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी के पीछे क्या क्या चीजें हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास टोटल 9 प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी 10 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के नंबर्स दिए हुए हैं, और हर प्रोडक्ट की एक प्राइस यहाँ दी हुई है। ये प्रोडक्ट मैं डिफरेंट कस्टमर्स को बेच रहा हूँ। मेरे स्टैंडर्ड कस्टमर्स मौजूद हैं, और टोटल कस्टमर्स जो मेरे मौजूद हैं वो लाइक 100 के करीब मेरे कस्टमर्स हैं, नहीं 100 नहीं, ज़्यादा है, मेरे 800 के करीब कस्टमर्स हैं जिनको मैं ये सारी प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो कस्टमर्स के नाम यहाँ पर मौजूद है, और हर सेल्स पर्सन का नाम मौजूद है, उसका आईडी मौजूद है। मेरे पास टोटल सेल्स पर्सन के नाम आ रहे हैं जो कि मेरी ये प्रोडक्ट एक्चुअली सेल करते हैं। अच्छा, अब इसमें वी लुकअप आ गया है। आप समझ रहे होंगे कि जब मैं क्वांटिटी के बराबर में प्राइस को लेकर आऊंगा ना, तो मैं बता पाऊंगा कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, और अगर ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी सेल हुई है तो रेवेन्यू कितना आया, है ना। तो उसके लिए मुझे जरूरत क्या पड़ेगी कि प्रोडक्ट की ये प्राइस लेकर आनी होगी, इसको लुकअप कराते हुए, इसको मैच कराते हुए, और चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट नेम को भी बाद में लेकर आ सकता हूँ वी लुकअप के थ्रू। ठीक है, तो जब यहाँ प्रोडक्ट प्राइस आ गई और वो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू मेरे पास पॉपुलेट करेगा। अब ये सारा काम जो है ना वो मैं एक्सेल पे नहीं करना चाहता, मैं डेक्स पे करूंगा। ऑल्दो कि आप एक्सेल पे करोगे और वहां रिफ्रेश करोगे, जो कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये हो जाएगा, और मैंने इसका डेमो नहीं दिया, मैं अभी आज कोशिश करूंगा करके दिखा दूं, वरना नहीं टाइम मिला तो कल डेफिनेटली इसको कवर कर लेंगे। तो मैं इसको उस पे करूंगा, पावर बीआई पे परफॉर्म करूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आप जो है वो एक्सेल से ही डाटा ला रहे हो सकता है आप सैप से डाटा ला रहे हो, हो सकता है आप ईआरपी से डाटा ला रहे हो, आप ओरेकल से डाटा ला रहे हो। ठीक है, तो वहां तो आपका वी लुकअप नहीं है ना, वहां तो फिर आप दूसरे फार्मूलास लगाते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली उस पर ही देखेंगे पावर बीआई पे कि कैसे परफॉर्म हम कर सकते हैं। सो मैं इस बुक को फिलहाल सेव करके क्लोज कर रहा हूँ, और मैं दोबारा अपने पावर बीआई पे आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं
अपनी इस डेटाबेस को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। अब तक दो डेटाबेस हमने इंपोर्ट की हुई है, एचआर डैशबोर्ड, ये कल हम पढ़ चुके हैं पूरी। आज हमने एक नई डेटाबेस इंपोर्ट की है डेट के नाम से, जिसमें से मैंने आपको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने की टेक्निक्स बताई। तीसरी डेटाबेस जो आज सेल्स से रिलेटेड है, सो हम एक्सेल में जा रहे हैं और हम अपने 3 ईयर सेल्स की डेटाबेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ओपन के बटन पे क्लिक करते हैं। तो मुझे अगेन मेरे सारे टेबल्स बता रहा है और उसके अंदर शीट्स बता रहा है। चूंकि मेरा डाटा टेबल के अंदर था तो मैंने इसलिए यहाँ से सारे टेबल्स को सेलेक्ट कर लिया। और ये डुप्लीकेट है, देखिए कस्टमर डाटा यहाँ भी है तो कस्टमर डाटा कस्टमर के नाम से यहाँ भी आ रहा है, प्रोडक्ट डाटा यहाँ भी है तो प्रोडक्ट यहाँ भी है, और दोनों सेम है, इसलिए मैंने टेबल्स को प्रेफरेंस दी। और यहाँ से मैं डायरेक्ट लोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। चारों टेबल वन गो के अंदर मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जो प्रोडक्ट की आईडीज थी वो मेरी मास्टर सेल्स की डेटाबेस में मौजूद थी, जो कस्टमर्स की आईडीज थी वो मास्टर डेटाबेस में मौजूद थी, जो प्रोडक्ट की आईडीज थी वो मेरे मास्टर डेटाबेस में मौजूद थी। तो पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट है कि अगर डाटा के दरमियान इस तरह से डाटा सिंक होता है तो वो उसको एज अ रिलेशनशिप कंसिडर करता है और डाटा को लेकर आता है। तो मैं मॉडल के ऑप्शन में चला जाता हूँ और रिलेशनशिप को देखता हूँ। तो यहाँ ये तो एचआर कल की है, डेट अभी बनाई है, और ये 4 फाइलें हम लेकर आए अभी। तो आप देखें इसके रिलेशनशिप्स इसने खुद क्रिएट कर दिए हैं। और मैं जब किसी भी रिलेशनशिप की लाइन के ऊपर माउस ओवर करता हूं तो मुझे कहता है कि इस सेल्स आईडी से नीचे सेल्स डाटा के अंदर लिंक बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है वन टू मैनी, वन मैनी, यानी यहाँ से जब आप एक आईडी को सेलेक्ट करेंगे ऊपर तो नीचे जितनी भी उसकी सेल्स होगी वो पॉपुलेट होगी वन टू मैनी। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट आईडी वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है, यहाँ पर कस्टमर आईडी वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है। अगर आपको रिलेशनशिप खुद क्रिएट करने हैं या डिलीट करने हैं, जैसे मैंने यहाँ डेट का एक टेबल बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस परचेज डेट को जो मेरी सेल्स डेटाबेस के साथ है 2015-16 का डेटाबेस है, यहाँ पर भी 2015-16 का डेटाबेस है, तो मैं दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट कर दूं ताकि मैं फ्यूचर में अगर मंथ को यूज करूं, यहाँ से क्वार्टर को यूज करूं, ईयर को यूज करूं, तो मैं यहाँ से इसको ड्राइव करूंगा, ट्रिगर करूंगा और ये पूरा डाटा मेरा लाइव पॉपुलेट करेगा। तो लिंक्स कैसे बनाते हैं, यहाँ से मैंने डेट के कॉलम की इस फील्ड को सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ परचेज डेट की फील्ड के ऊपर लाकर छोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया इसने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी है, वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट दे दिया। इसने कहा कि यहाँ से जब आप किसी एक डेट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में जितनी भी इनवॉइसेस यहाँ पर जनरेट होगी तो वो आपको नजर आ जाएगी। और ऐसा ही होता है ना कि अगर मेरी गाड़ी जा रही है और वो 500 दुकानों को आज कवर कर रही है तो एक्चुअल में वो डेट तो एक ही है, लेकिन इस डेट में 500 इनवॉइसेस जनरेट हुई है। तो मास्टर टेबल में से जब मैं एक तारीख, आज की तारीख को सेलेक्ट करूंगा तो मेरी फैक्ट टेबल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स भी होंगी वो सारी मेरी पॉपुलेट करेंगी। ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। अच्छा, अगर आपका रिलेशनशिप कभी गलत बनता है तो आप उसको ठीक कैसे करोगे, आपको जस्ट उस लिंक के ऊपर डबल क्लिक करना है और आपके पास एडिट रिलेशनशिप की विंडो खुल जाती है। यहाँ पर सेल्स डाटा के टेबल को यानी परचेज डेट के फील्ड से मैंने डेट के टेबल में इस डेट की फील्ड के साथ लिंक किया हुआ है और नीचे क्रेडिशनलिटी में मैनी टू वन का ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ से अगर मैं मैनी इंफॉर्मेशन नजर आएगी जब यहाँ से वन को सेलेक्ट किया जाएगा। और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शंस यहाँ मेरे पास सिंगल है, अगर मैं बोथ लेवल पे रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, और अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल ओके रखता हूँ, डन करता हूँ। डिलीट करना है अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को, आप राइट क्लिक करें, डिलीट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप क्लिक करेंगे तो आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना सिखाया और आपने देखा कि अगर कोई ऐसा फैक्ट टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल आप लेकर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट है कि डाटा को सिंक करता है, पढ़ता है और उसके रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश किए हुए लेते हुए आ जाता है। ठीक है, नाउ अब हम अपनी रिपोर्ट एरिया में जाते हैं और मैं कुछ रिपोर्ट्स डेवलप करना चाहता हूं जो मैंने आपको अपनी डे वन की स्क्रीन पे दिखाया था। तो मुझे कहना ये कि टोटल सेल्स देखनी है अपनी, और मुझे देखना है कि मेरी मिनिमम सेल्स कितनी है, मेरी मैक्सिमम सेल्स कितनी है, मेरी एवरेज सेल्स कितनी है, मेरे टोटल कस्टमर्स कितने हैं, मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो ये कुछ 5-6 किस्म के मुझे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ढूंढने जो मुझे टॉप पे पॉपुलेट कराने। ठीक है, तो कल के सेशन में जैसे हमने एचआर डैशबोर्ड में यहाँ पर लेफ्ट साइड पर इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करवाया था, आज हम लोग सेल्स के अंदर उसे टॉप पे पॉपुलेट करवाएंगे और जो मेरा डाटा है वो एक्चुअल के अंदर सेल्स डाटा के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भी जब मैं सेल्स डाटा में जाता हूं तो
डाटा में सिर्फ क्वांटिटी नजर आ रही है, रेवेन्यू तो आ नहीं रहा। और रेवेन्यू कब आएगा कि जब मैं प्राइस को लेकर आऊंगा। आपने देखा था ना, मैंने एक्सेल में VLOOKUP नहीं लगाया था, मैंने कहा मैं यहाँ पर करूंगा। तो मुझे अगर रेवेन्यू दिखाना है तो मुझे रेवेन्यू की प्राइस को यहाँ लाना भी होगा। तो इस एक्सरसाइज को हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर मैं प्राइस को लेकर आऊंगा। ठीक है, रिलेशनशिप ऑलरेडी बना हुआ है, ये पहला स्टेप होगा, रिलेशनशिप बना हुआ होना चाहिए तो ही वो डाटा लाएगा, वरना नहीं लाएगा। तो मैं एक कॉलम यहाँ क्रिएट करूंगा बराबर में टेबल टूल्स में, और मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ और मैं कॉलम पे उसका नाम दे देता हूँ सपोज प्राइस। और वो बातें जो मैं कल बता चुका हूँ मैं उसको अवॉइड करूंगा। प्राइस इक्वल्स एंड देन फंक्शन नेम। एक्सेल में VLOOKUP होता है, यहाँ पर फंक्शन का नाम है रिलेट, तो मैंने फंक्शन लिखा रिलेटेड। रिलेटेड के फंक्शन में मुझसे डायरेक्टली कहता है कॉलम नंबर बता, कॉलम नेम बता दे कि कहां से डाटा को लेकर आना है। रिटर्न द रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम द अनदर टेबल। तो मैं लेकर आना चाहता हूं, मुझे पता है प्राइस जो है वो मेरी प्रोडक्ट डाटा के टेबल में पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ लिखना शुरू किया प्राइस प्रोडक्ट डाटा और प्रोडक्ट डाटा के अंदर प्राइस। इसको डबल क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर किया। सो मेरे पास इसकी प्राइस जो है वो पॉपुलेट हो गई। ये मेरी जिंदगी आसान हो गई। और आप सोचोगे कि ये तो 2080 लेकर आ गया है, तो ऐसा नहीं है बॉस। यहाँ प्रोडक्ट आईडी एक जैसी है तो इसलिए उसकी प्राइस भी एक जैसी है। मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं इसको सॉर्ट करता हूँ सेल्स पर्सन के हिसाब से, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर करते हैं नाउ। अब आप देख लें प्राइसेस जो है वो वेरी करती भी आ रही है मेरे पास। अच्छा, अब मैं एक और मरतबा इसको रिपीट कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। और मैं इसके बराबर में ना प्रोडक्ट का नाम लेकर आना चाहता हूँ। तो मैंने दोबारा से कॉलम टूल्स में जाकर एक नया कॉलम क्रिएट करना है। सो मैंने न्यू कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर हेडर दे दिया प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट की लिख देते हैं इक्वल्स गेन रिलेटेड ब्रैकेट ओपन। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम को लेकर आओ, डबल क्लिक। तो पहले हो गया टेबल का नाम, दूसरा स्ट्रेट ब्रैकेट में आ गया फील्ड का नाम, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम भी पॉपुलेट हो गया कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 1516 है, इस प्रोडक्ट की प्राइस 208 है। अब अगर मैं क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेवेन्यू आ जाएगा मेरे पास। तो मैं फिर से एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ और मैं नाम दे देता हूँ प्राइस, या इसका नाम हम थोड़ा मीनिंगफुल नाम देते हैं रेवेन्यू। और अब दो कॉलम को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना। तो कल याद है ना, हमने पाकिस्तान लगाया था सिटी नेम में, तो हमने स्ट्रेट ब्रैकेट लगाया था डायरेक्ट फील्ड का नाम, कॉलम का नाम। तो फील्ड का नाम, कॉलम का नाम क्या है, क्वांटिटी टैब मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेट ब्रैकेट प्राइस, टैब बटन प्रेस किया, ये ऑटो कंप्लीट हो गया एंड देन एंटर। सो मेरे पास रेवेन्यू भी पॉपुलेट हो गया एक नए कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा बेहतर पोजीशन पर हूँ, रिपोर्ट्स पे आता हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास रेवेन्यू आ गया। मैंने रेवेन्यू पे क्लिक किया और मैं इसे कार्ट के अंदर कन्वर्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो इसकी साइज थोड़ी सी रिड्यूस करनी है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने चूँकि बोल दी है तो मैं यहाँ 30 कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये 16 मिलियन जो है वो मेरी एक्चुअल मेरा रेवेन्यू है जो यहाँ पॉपुलेट हो रहा है। और कैप्शंस इसके बराबर में लगा सकता हूँ, मैं फिलहाल नहीं हटा रहा। और एक इसको अट्रैक्टिव, आप इसको कॉस्मेटिक कर सकते हैं, सारी चीजें आपको पता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि ये जो रेवेन्यू आ गया 16 मिलियन, इसके बराबर में मुझे लेकर आना है मेरी मिनिमम सेल्स, मेरी टोटल क्वांटिटी। तो मैंने इसी कार्ड को कॉपी पेस्ट किया, बराबर में रखा, पेस्ट किया, बराबर में रखा और इस तरह से मैं सपोज करें कुछ 5-6 दफा इन चीज़ों को ड्रॉप कर देता हूँ। अलाइनमेंट इनकी आउट है, तो हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल के साथ हम इन सारे कार्ड्स पे क्लिक करेंगे और मैं जा रहा हूँ फॉर्मेट में, अलाइन में, और इसको अलाइन से टॉप करते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हॉरिजॉन्टली। दूसरे के अंदर मैं कहता हूँ कि पहला तो ठीक है मुझे दिखा रहा है रेवेन्यू, दूसरा मुझे क्वांटिटी बता दे। तो यहाँ फील्ड से मैंने रेवेन्यू को डिलीट किया और मैंने क्वांटिटी को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई। अच्छा, तीसरा मैं कहता हूँ कि मुझे मिनिमम सेल्स दिखाए। तो मैंने फील्ड के रेवेन्यू में ड्रॉप डाउन किया, यहाँ पर देखें एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट सब आ रहा है। तो फिलहाल मैं कह देता हूँ चलो इसको एवरेज सेल्स दिखाओ। बराबर में मैंने कहा इसकी मिन सेल्स मुझे दिखाओ। उसके बराबर मैंने कहा मुझे
मैक्स सेल्स दिखाओ, और लास्ट में मैंने कह दिया कि टोटल मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मुझे दिखा दो। तो मैं कस्टमर्स आईडी की फील्ड को, क्योंकि उसमें यूनिक आईडीज होती हैं, उसको मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ और उसे कल की तरह कन्वर्ट करता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट के अंदर। सो मेरे जो टोटल कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास पॉपुलेट हो गए। तो ये मेरी पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब मैं जो कुछ नया करने जा रहा हूँ उसमें फिल्टर्स क्रिएट कर रहा हूँ जो कल भी मैंने आपको बनाना सिखाए थे। सो मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड की जो मैंने कॉपी किया हुआ ऑलरेडी, इसको मैंने कॉपी किया और बॉटम पे कुछ चीज़ें इसकी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं किस में क्या रखने वाला हूँ। अगर आपको मेरी विजुअल याद है तो उसी से रिलेट मैं कुछ चीज़ें यहाँ रखूँगा अभी। अच्छा, अब ये जो पहला वाला कार्ड है इसमें कुछ न्यूमेरिकल वर्किंग करेंगे। यहाँ मैं फिल्टर ले आता हूँ और वो फिल्टर में डेट के हिसाब से लाता हूँ, और वो डेट में ला रहा हूँ अपने डेट के टेबल से। इसकी अपनी सेल्स डाटा के अंदर जो परचेज डेट है उसको मैं यूज नहीं कर रहा। और आप एक चीज और ऑब्जर्व करें कि परचेज डेट के अंदर जो इसके अंदर अपना क्वार्टर, मंथ, ईयर आ रहा होता था ना, जैसे कल हमने देखा था एचआर डेटाबेस में, अब वो हट गया है क्योंकि अब इसकी जो मास्टर लिंक है वो यहाँ डेट के टेबल के अंदर पड़ी है। तो यहाँ से मैंने डेट की फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ फील्ड को मैंने स्लाइसर के अंदर कन्वर्ट किया, इसकी साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं और इसे मैंने फिक्स कर दिया अपने इस बार के अंदर। और इसको एक्चुअली मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ अपने हैंडल्स को। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ईयर 2015 की सेल्स क्या थी, ठीक है, तो मैंने जस्ट उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप देखिएगा ऊपर सारी फील्ड्स मेरी अपडेट हो गई। मैं जैसे जैसे हैंडल्स को इंक्रीज कर रहा हूँ ऊपर मेरी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ट्रिगर कर रही है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो रिलेशनशिप है डेट का वो बिल्कुल फंक्शनिंग है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप मेरा परफॉर्म हो गया। दूसरे के अंदर मैं अगर डाटा को देखना चाहूँ कि प्रोडक्ट वाइज मेरी सेल्स कैसी है, मेरी मैं मंथ भी ला सकता हूँ, ईयर भी ला सकता हूँ, मैंने बनाया हुआ है। तो मैं दूसरे स्टेप में देखना चाहता हूँ प्रोडक्ट वाइज मेरी सेल्स कैसी है, कस्टमर मेरे कैसे जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सेल्स डाटा में सपोज जो मेरी प्रोडक्ट के नेम्स हैं उसको मैं ले आता हूँ और मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ स्लाइसर के अंदर, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ड्रॉप डाउन के अंदर। साइज को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ और इसको फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं सपोज किसी एक प्रोडक्ट की सेल्स देखना चाहता हूँ, प्रोडक्ट नंबर 10 की सेल्स देखना चाह रहा हूँ, तो ये देखें बिल्कुल प्रॉपर्ली नेविगेट कर रहा है, वर्किंग हो रही है। इसी को मैंने कॉपी किया प्रोडक्ट को, कल भी किया था, आपको याद है, कॉपी पेस्ट बार बार, ताकि वही काम करना पड़ता है तो जल्दी से कर लें। और मैंने यहाँ दूसरी एक फील्ड डाल दी सपोज कस्टमर्स। तो मैं कस्टमर्स डाटा में गया, फील्ड में से मैंने प्रोडक्ट को हटाया और कस्टमर नेम की फील्ड को यहाँ पर ड्रॉप किया। सो मेरे पास कस्टमर्स भी पॉपुलेट हो गए। मैं क्लिक करता हूँ, इस कस्टमर्स की सेल्स दिखाओ। इस कस्टमर ने अगर सपोज करें ये प्रोडक्ट लिए तो आपको पता ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट हो गई, प्रोडक्ट 10 का रेवेन्यू दिखाओ। तो कस्टमर का उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू है वो मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है और मिन और मैक्स वैल्यूज भी पॉपुलेट हो गई है। इसके बाद मैं और भी बना सकता हूँ, फिलहाल मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए मैं उस पर और काम नहीं कर। अच्छा, अब एक चीज आप तवज्जो दें कि यहाँ जो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने ले लिया प्रोडक्ट 10, ठीक है, तो प्रोडक्ट 10 की जो सेल्स है वो 819K है, ठीक है, लेकिन जो 16 जो एक्चुअल ओवरऑल सेल्स है मेरा 16 मिलियन, वो जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा 16 मिलियन जो है ना वो ओवरऑल स्क्रीन पे पॉपुलेट करे, और उस 16 मिलियन में से प्रोडक्ट 1 ने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया वो 3 मिलियन, तो वो एक अलग जगह पर दिखे, ठीक है। प्रोडक्ट 10 ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो एक अलग जगह दिखे, लेकिन जो मेरा 16 मिलियन है ना वो नहीं हटना चाहिए। और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं वाइस वर्सा, परसेंटेज के अंदर अगर ये इंफॉर्मेशन, ये रेवेन्यू सपोज 100% है, तो अगर प्रोडक्ट 1 से सपोज 3 मिलियन रेवेन्यू आया है तो ये 100% का कितना परसेंटेज है, समझ में बात को। तो थोड़ा सा हम इसके साथ प्ले करेंगे, और ऐसा करने के लिए मुझे अब एक्चुअली कुछ मेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कल और आज के सेशन में हमने देखा था कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम क्या होता है ये हमने डिटेल में बात की थी। अब हम क्या करेंगे, मेजर क्रिएट करेंगे। मेजर क्या होता है,
मेजर्स का एक्चुअली पर्पस ये होता है कि आप इसको आसान ज़बान में एक्सेल में समझाता हूँ। देखो, मान के चलो, दिमाग में एक्सेल को ले आओ, कॉलम ए में रॉ 1 से रॉ 10 तक कुछ रैंडम नंबर्स पड़े हुए, और A11 पर आपने ऊपर वाली सारी वैल्यू को सम किया। तो ऊपर पूरा कॉलम था, 10 वैल्यूज थी, उस 10 वैल्यू को आपने एक सेल के अंदर सम कर दिया। तो आसान ज़बान में हम इसको कहेंगे मेजर। अगर मैं पूरे रेवेन्यू को, ये मेरा रेवेन्यू का कॉलम है, इस पूरे रेवेन्यू के कॉलम की इंफॉर्मेशन को अगर एक सेल पे लेकर आना चाहूँ तो ये मेजर बनता है। और जितने फाइनेंशियल फंक्शंस हम यूज करते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हम यूज करते हैं, उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसमें मेजर्स के जरिए काम किया जाता है, कॉलम को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो मेजर कैसे क्रिएट किया जाएगा, और आंसर सारे दोनों का सेम ही आएगा कि आप इस पूरे कॉलम को लेकर आओगे तो भी आपका आंसर 16 मिलियन है, इस पूरे कॉलम की इंफॉर्मेशन को एक सेल में लेकर आओगे तो आंसर 16 मिलियन आएगा। लेकिन तवज्जो चाहिए आपकी थोड़ी सी, क्योंकि उससे एडवांटेज क्या मिलेगा। तो ये जो मैंने कॉलम को रेवेन्यू किया था, कॉलम का नाम था मेरा रेवेन्यू, ठीक है, और मैं एक मेजर बना रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ इसी होम के टैब में, अलग अलग जगह दिया हुआ है, देखो ये न्यू मेजर है, मॉडलिंग के टैब के अंदर भी आपको मिलता है न्यू मेजर। आप इस टेबल पर क्लिक करोगे डॉटेड बटन पर तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा न्यू मेजर, है ना। तो डिफरेंट वैरायटीज है, आपको जहाँ से सूट करता है वहां से आप यूज करो। अच्छा, मेजर जब क्रिएट करो ना, तो आप जिस टेबल में मेजर क्रिएट कर रहे हो उस टेबल की फील्ड, किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर देना, ताकि आपका मेजर है ना इसी टेबल के अंदर गिरे। अगर सिलेक्शन नहीं होगी ना तो वो कहीं और गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो दुख की बात नहीं है, उसको ले आएंगे वापस अपनी जगह पर, लेकिन ज्यादा अच्छी बात है कि जो उसकी प्लेस है वो वहीं होना चाहिए। तो सेल्स डाटा उसकी प्लेस है, सम करना है मुझे रेवेन्यू को। सो मैंने गया होम में और यहाँ जाकर मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया और मैं फॉर्मूला लिखता हूँ सेल्स रेवेन्यू, ये मेरी हेडिंग है, आपको पता है, फॉर्मूला इक्वल्स, और मैंने कहा सम करो भैया आप। कहता है कॉलम नेम बताओ किस कॉलम को सम करना है। तो मैंने कहा सेल्स डाटा के टेबल में रेवेन्यू नाम का जो कॉलम है उसको तुम प्लस कर लो, एंटर। तो आप देखिए यहाँ पर ये मेजर इस वक्त कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स रेवेन्यू के नाम से, और इस पूरे कॉलम की इंफॉर्मेशन रेवेन्यू की वैल्यू को सम कर देगा, राइट। अच्छा, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ अपनी कार्ड पर, अपने रिपोर्ट एरिया पे, और कार्ड में कन्वर्ट करता हूँ तो आंसर 60 मिलियन है। तो मैंने जैसे बताया था कि दोनों का आंसर सेम ही होगा, तो सेम ही है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, अब देखिएगा अब इसका फायदा क्या होगा। आज के सेशन में इस मेजर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमको। सो अब मैं दोबारा से एक मेजर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ न्यू मेजर, और इस न्यू मेजर का नाम मैं रखता हूँ टोटल सेल्स, ठीक है, और मैंने कहा इक्वल्स। अच्छा, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ कि भाई ये जो 16 मिलियन है ना, ये तो ओवरऑल सेल्स है, ये तो अपनी जगह रहनी चाहिए। लेकिन अगर कस्टमर ने सपोज करें, अगर मैं कस्टमर 1 चूज करता हूँ, उससे कितना रेवेन्यू आया, तो दिखाए कि भाई 2 मिलियन रेवेन्यू आया आपका 16 मिलियन रेवेन्यू में से, और इसका जो कंट्रीब्यूशन था ना, सपोज करें वो 8% था ओवरऑल 100% में से। तो मैं ये लॉजिक पे काम करने जा रहा हूँ आगे। तो मैंने एक नए मेजर का नाम दिया टोटल सेल्स इक्वल्स, और मैंने कहा कैलकुलेट करें। कैलकुलेट एक इसका फंक्शन नेम है, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन इन द कंटेंट्स मॉडिफाई बाय द फिल्टर, ब्रैकेट ओपन। अब कहता है एक्सप्रेशन में फिल्टर बता दें, तो आप इसके अंदर मेजर्स को लेकर आ सकते हैं, और मैंने स्ट्रेट ब्रैकेट ओपन किया तो आप देखें एक ही मेजर मैंने बनाया हुआ था, सेल्स रेवेन्यू का जो भी बनाया था वो मुझे नजर आ रहा है। सेल्स रेवेन्यू में क्या पड़ा हुआ है, 16 मिलियन पड़ा हुआ है, 100% रेवेन्यू। टैब बटन प्रेस किया, एक्सप्रेशन में मैंने अपनी फील्ड दे दी कॉमा। अब सॉरी, इस फील्ड को एक्चुअल में मुझे फिल्टर करना है कि भाई ये फिल्टर हो, तो मैंने कहा कि ऑल डाटा दिखाए, ब्रैकेट ओपन, ऑल का फंक्शन ऐड किया मैंने। कहता है कौन सा टेबल और कॉलम नेम चाहिए आपको, तो मैंने कहा कि सेल्स डाटा का जो मेरा टेबल है वो पूरा टेबल मुझे चाहिए। इस ऑल का ब्रैकेट क्लोज, कैलकुलेट का ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर। सो यहाँ मेरे पास एक नई फील्ड आ गई जिसका नाम है टोटल सेल्स, और मैं इसको ड्रॉप करता हूँ अपनी शीट पर, रिपोर्ट पर, कार्ड में कन्वर्ट करता हूँ, आंसर आ रहा है 16 मिलियन। लेकिन तवज्जो दीजिएगा,
दोनों का आंसर 16 मिलियन 16 मिलियन है, ठीक है। अभी आपको लगेगा दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन मैं प्रोडक्ट में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रोडक्ट 1 को सेलेक्ट करता हूँ। ये 16 मिलियन है, लेकिन कहता है कि प्रोडक्ट 1 का जो रेवेन्यू है ना वो 3 मिलियन है आउट ऑफ 16 मिलियन में से। प्रोडक्ट 10 का रेवेन्यू 819 के है आउट ऑफ 16 मिलियन से। प्रोडक्ट 2 का रेवेन्यू 962 है आउट ऑफ 16 मिलियन से। तो आपको अब समझ आ रही होगी मेरी बात। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो 16 मिलियन है इसको रख दिया यहाँ पर, ठीक है, कि ये मेरा एक्चुअल रेवेन्यू है और ये मेरा क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है, ये मेरा ओवरऑल रेवेन्यू है। इसकी साइज को भी मैं इतनी ही कर देता हूँ जितनी की सबकी साइज है। अब मैं अगर डेट को चेंज करता हूँ, अच्छा ये पीछे चला गया क्योंकि ये कार्ड आगे है, तो मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट और सेंड टू बैक में इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। अच्छा अब मैं इसकी फिल्टर को चेंज करता हूँ। तो सपोज करें इस डेट से इस डेट में 9 मिलियन रेवेन्यू था, लेकिन जो टोटल रेवेन्यू है 2 साल का वो 16 मिलियन है। अगर मैं कस्टमर को देखता हूँ फला कस्टमर, तो फला कस्टमर से जो रेवेन्यू है वो 14 के है और ओवरऑल बिजनेस जो कंपनी ने जनरेट किया है वो 16 मिलियन। तो 16 मिलियन में से इस कस्टमर का 14 के रेवेन्यू है, ये मुझे समझ आ गया। अच्छा अब इसी डाटा को मुझे परसेंटेज के अंदर भी कन्वर्ट करना है कि भाई ये जो रेवेन्यू है ना 14 के, ये ओवरऑल रेवेन्यू का कितना परसेंट बनता है, 8% है, 10% है, 20% है, 50% है, कितना है। तो मैं एक नया मेजर लिखने जा रहा हूँ। अगेन अपने टेबल में जाकर किसी भी एक फील्ड को सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैंने मॉडलिंग में चले गए और यहाँ खुद भी आ रहा है, देखो मेजर टूल्स के अंदर न्यू मेजर, यहीं पर ही मैंने क्लिक कर दिया और मैंने एक नया फार्मूला लिखा। ये सारे फार्मूलाज है ना मैं दे चुका हूँ कल के सेशन, सारे रिसोर्स मटेरियल में। परसेंटेज ऑफ सेल्स इक्वल्स टू, और मैंने फार्मूला लगाया डिवाइड का। डिवाइड के फार्मूला में सबसे पहले न्यूमरेटर, सो मैंने यहाँ पर कहा जो मेरा एक्चुअल सेल्स है, जो जिसमें मैंने अपनी पूरी सेल्स रखी हुई है, जिसमें 16 मिलियन पड़ा हुआ है, 100% ऑल वाला फार्मूला, कॉमा डिनोमिनेटर, उसमें मैंने कहा कि जो मेरा टोटल सेल्स का नंबर है वो, और अल्टरनेट रिजल्ट में 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आसान जबान में कहूँ तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को डिवाइड कर दिया, बैलेंस में 0 है। सो मैंने यहाँ पर इस परसेंटेज ऑफ सेल्स को ड्रॉप किया, कार्ड के अंदर कन्वर्ट किया, 1% आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो ऊपर प्रॉपर्टी नहीं आ रही, जो पहले एक सवाल आया था ना, तो अब इसको ठीक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फील्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा परसेंटेज के अंदर। तो ये परसेंटेज आ गया, एक डेसिमल कम कर देता हूँ, ठीक है, और साइज को डिक्रीज करता हूँ। इसकी फॉन्ट साइज को मैं बाकी तमाम के फॉन्ट साइज की तरह 30 कर देता हूँ। अब क्या फायदा हुआ भाई इसका बैकग्राउंड भी ऑफ करता हूँ क्योंकि ये, अच्छा अब क्या फायदा हुआ भाई, इसका फायदा ये होगा आपको कि अगर मैं प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट 1 को चूज करता हूँ, तो प्रोडक्ट 1 का जो रेवेन्यू है वो 3 मिलियन है और ओवरऑल रेवेन्यू 16 मिलियन है, लेकिन प्रोडक्ट 1 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16.4% ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर उसका इम्पैक्ट है। इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट 10 को चूज करता हूं तो उसका इम्पैक्ट क्या है, 819 के रेवेन्यू है और 5.1 रेवेन्यू है, एक्चुअल रेवेन्यू मेरा 16 मिलियन है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आप इसके परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं। मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये सब चीजें आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं इस पर अब बात नहीं करना चाहता। नाउ अब इसके बराबर है मुझे 2 साल का कंपैरिजन करना है, एक ऐसी रिपोर्ट डेवलप करनी है जो कि एक्चुअल बताए कि मैंने इस साल और लास्ट ईयर के अंदर क्या रेवेन्यू जनरेट किया। तो कल के सेशन में हम लोगों ने जो सीखा था उसमें जो विजुअल सीखी थी वो बड़ी आसान और स्वीट सी विजुअल थी, उसके अंदर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। सो मैं आपकी बात प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ यहाँ से, क्लस्टर कॉलम चार्ट, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं कहता हूँ मुझे ईयर वाइज एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखना है, ठीक है। तो मैंने रेवेन्यू ले लिया, ऑटोमेटिकली वैल्यू में चला गया, ईयर देखना है, डेट में चला गया, यहां से ईयर को लिया, लेजेंड में डाल दिया और
प्रोडक्ट को देखना है तो प्रोडक्ट नेम यहाँ कहीं था, उसे एक्सेस में डाल दिया। ये मेरे पास 2 साल का रेवेन्यू आ गया। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो कि ये अप एंड डाउन है भी या नहीं है। तो यस, ईच ईयर का 2015-16 का रेवेन्यू प्रोडक्ट के हिसाब से क्या अपडेट्स हैं, ये मेरे पास उसकी डिटेल्स पॉपुलेट हो रही है। और मैं इसके डाटा लेबल्स ऑन कर दूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे उसमें और क्लैरिटी होगी कि डाटा लेबल सही से पॉपुलेट हो रहे नहीं हो रहे, रेवेन्यू मेरा कैसे जा रहा है। तो हमने यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन सलाई की है वो एक्चुअल में जो क्रिएट की है वो एक्चुअल में क्लस्टर कॉलम चार्ट की हेल्प लेकर काम किया है। इसकी साइज को मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ। दूसरे लेवल के अंदर इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, नीचे ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, और वो उसमें मैं दिखाना चाहता हूँ सिर्फ ईयर 2017 को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ईयर ही रहने दिया और चूंकि क्वांटिटी लेकर आनी है तो अब मैं विजुअल को चेंज करता हूँ। यहाँ पर लाइन एंड स्टैक कॉलम की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ क्योंकि ये देखें कॉम्बो का ऑप्शन मुझे एक लाइन एंड स्टैक नहीं बल्कि इसके बराबर में लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट। और यहाँ मेरे पास देखें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लेकिन दोनों साल आ रहे हैं। और जब मैं फील्ड के एरिया में जा रहा हूँ तो मेरे पास लाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है और इसके अंदर मैं क्वांटिटी को डाल देता हूँ। तो क्वांटिटी की फील्ड को लेकर मैंने लाइन के अंदर ड्रॉप कर दिया। अब ये 2 साल है, इसके अंदर 15 और 16 और क्वांटिटी, तो मुझे 15 नहीं देखना, सिर्फ 16 देखना है। तो आपको याद है कल हमने फिल्टर अप्लाई किया था, तो मैं फिल्टर में चला जाता हूँ और मैंने ईयर के अंदर क्लिक किया और मैंने कहा कि मुझे बेसिक फिल्टरिंग में से सिर्फ 2016 का डाटा देखना है, बाकी इन्फॉर्मेशन को ऑफ कर दो। तो ये 2016 का मुझे प्रोडक्ट की सेल्स और उसके अगेंस्ट में जो मैंने क्वांटिटी सेल की है वो मेरे पास एक कॉम्बो चार्ट बनकर आ गया। और जब आप कॉम्बो चार्ट बनाते हैं और एक जगह पर जहां मिलियंस के अंदर वैल्यूज है और दूसरी जगह पर यूनिट्स के अंदर वैल्यूज है तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी एक्सेस बन जाती है। ये एक्सेल की एक बिल्ट इन यूटिलिटी है, तो सिस्टम ने इसको खुद से सेकेंडरी एक्सेस के अंदर डिवाइड किया और आपके पास एक रिजल्ट जो है वो पॉपुलेट कर दिया। ठीक है, तीसरे के अंदर जो है वो मैं एक और ग्राफ यूज करना चाहता हूँ लेकिन वो एज अ लाइन चार्ट होगा और सपोज करें उसमें मुझे अपने टॉप 10 कस्टमर्स दिखाने। सही है, तो मैंने इसी को कॉपी किया, बराबर में रख दिया। ऊपर क्या करने वाला हूँ मैं बताऊंगा अभी आपको। और मुझे यहाँ पर टॉप 10 कस्टमर्स दिखाने हैं तो मैंने लाइन चार्ट में दिखाने, मैंने लाइन चार्ट ले ली। सबसे पहले प्रोडक्ट हटाया और कस्टमर्स में जाकर मैंने कस्टमर्स नेम सेलेक्ट कर लिया। ऑलराइट, उसके बाद ईयर का कोई ताल्लुक नहीं है, ईयर हटा दिया। रेवेन्यू देखना है, रेवेन्यू आ रहा है लेकिन ये ना टॉप 10 कस्टमर्स नहीं है, ये मेरे सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। टॉप 10 कस्टमर्स कैसे दिखाओगे, टॉप 10 प्रोडक्ट कैसे दिखाओगे, किसकी डिमांड 2010 में 2020 में 19 में सबसे ज्यादा थी, तो आप उसकी सप्लाई चेन उसी तरह से मैनेज करके चलोगे ना। तो मैं यहाँ पर चला गया अपने फिल्टर ऑप्शन के अंदर, कस्टमर नेम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और कल हम ऑलरेडी देख चुके थे बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर मैंने कहा था आप जरूर अप्लाई करना। द वैल्यू कंटेन डज नॉट कंटेन, ये एक्सेल वाली कमांड है। इसके अंदर नीचे दिया हुआ है टॉप एन। अब टॉप एन के अंदर है ना दो चीजें, टॉप और बॉटम। जो बुरे कस्टमर्स हैं वो भी देखने हैं और जो अच्छे कस्टमर्स हैं वो भी देखने हैं। कितने कस्टमर देखने? 10। लेकिन उन 10 कस्टमर को किस बेस पे इवैल्यूएट करें? बाय वैल्यू। तो वो इवैल्यूएट करें रेवेन्यू के बेस पर। मैंने रेवेन्यू की फील्ड को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और वैल्यू के अंदर डाल दिया और नीचे अप्लाई फिल्टर के बटन पे क्लिक किया। ये मेरे 10 टॉप 10 कस्टमर्स पॉपुलेट हो गए। ठीक है, अब ये जो टॉप 10 कस्टमर है ना ये डायनामिक है। अगर मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन को चेंज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली पूरे डैशबोर्ड के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, ये एक जैसे नहीं रहेंगे, ये बदलते रहेंगे अपनी जगह पर हमेशा। तो इनके नामों के अंदर चेंज आपको दिखता रहेगा कि यार उस सीजन का टॉप 10 कस्टमर कौन सा था। सपोज करें जनवरी का टॉप 10 कस्टमर कौन थे, फैब के टॉप 10। जरूरी नहीं कि हर दफा एक ही टॉप 10 कस्टमर आते जा रहे, वो उसमें अप डाउन आते हैं। जो पहला था हो सकता है वो दूसरा भी हो। तो ये पूरा डाटा लाइव है, आप जहां भी उसको क्लिक करोगे उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। आपको देखना है कि यार प्रोडक्ट 10 के कस्टमर्स कौन कौन से, टॉप 10 कस्टमर्स कौन से, तो प्रोडक्ट 10 के टॉप 10 कस्टमर्स आ गए। इसी तरह से आपने कहा कि मेरी ईयर 2016 के टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं, तो प्रोडक्ट ईयर 2016 के टॉप 10 कस्टमर्स हैं। बाकी बातें बोलने की नहीं है, टाइम भी शॉर्ट है। चौथा काम, मैं है ना यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस यूज करना चाहता हूँ, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज करना चाहता हूँ जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ डाटा को न्यूमेरिकली। ठीक है, और वो मैं डेट वाइज दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने विजुअल्स में जाकर खाली जगह पर टेबल सेलेक्ट किया और टेबल में
डेट के टेबल में से, यानी जो मेरा डेटाबेस है उसमें से मैंने डेट की फील्ड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सॉरी, ऑलराइट, सो ये डेट मेरे पास पॉपुलेट हुई। अब जब डेट यहाँ पॉपुलेट हुई तो इसमें बिग डील क्या है कि क्वार्टर, मंथ, ईयर, याद है ना, कल जिस तरह से चीजें वर्क कर रही थी उसी तरह से आ रही है। और यहाँ आप देखोगे तो ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है। अगर कुछ नहीं चाहिए तो क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दो, वो चीजें हट जाएंगी। और मुझे तो चूंकि सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो डेट्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और ऑप्शन चूज किया डेट को, तो ये सीधी डेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। अच्छा, ये जो डेट आ रही है ये लॉन्ग डेट आ रही है, डे, मंथ, डेट, ईयर। मैंने डेट का कॉलम सेलेक्ट किया, ऊपर टैब आ गया कॉलम टूल्स का, डेट की टाइप डेट है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो बड़ा डिटेल है। मैंने कहा इतना डिटेल नहीं देखना है, शॉर्ट में दिखाओ, और वो शॉर्ट होगा डेट मंथ ईयर वाला। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट मंथ ईयर वाला फॉर्मेट, क्लिक किया, ये फॉर्मेटिंग आ गई। डेली की सेल्स देखनी है मुझे, ठीक है, क्यूमुलेटिव सेल्स देखनी है। सो ये एक ऑप्शन आ गया। अब इसके बराबर में सेल्स लेकर आनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से रेवेन्यू के कॉलम पे क्लिक किया, इसी के बराबर में रेवेन्यू मेरे पास पॉपुलेट हो गया। मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो। अब ये रेवेन्यू अगर आप कहेंगे कि कॉमा में नहीं आ रहा, तो मैं फिर उसका आंसर ये दूंगा कि जी रेवेन्यू की फील्ड को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से कॉमा पे क्लिक कर दो, डेसिमल्स चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिसाइड कर लो, तो आपके पास उसी तरह से रिजल्ट जो है वो पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट। अच्छा, अब एक फाइनेंशियल फंक्शंस में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के अंदर एक कमांड यूज होती है जिसको कहते हैं रनिंग टोटल। रनिंग टोटल में क्या होता है कि आज की डेट में, सपोज करो जैसे आज है 15 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी 2015, तो मेरी सेल्स थी 17,041 रुपीज। कल 2 जन आ गई तो मेरी सेल्स हो गई 24,549 रुपीज, ठीक है। तो दोनों का क्यूमुलेटिव नंबर कितना बना, ये कहलाता है रनिंग टोटल। फिर अगर 31,300 और ऐड करोगे तो तीनों का क्यूमुलेटिव नंबर क्या बना, तो ये हो गया आपका रनिंग टोटल, ठीक है। तो रनिंग टोटल के लिए ना मैं आपको मेजर आपको सिखाया। अब मेजर के अंदर एक और जबरदस्त कमांड है जिसका नाम है क्विक मेजर्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी कुछ 8-10 महीने पहले ही इंट्रोड्यूस किया, और इसके अंदर कुछ फंक्शंस उन्होंने बिल्ट इन कर दिए। आप उनको यूज कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको सीख लो एक दफा ठीक से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फील्ड के एरिया में रेवेन्यू में जो डॉटेड बटन है उस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ से मेजर्स भी बना सकते हो, कॉलम भी है। आप देखो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू क्विक मेजर्स, सो मैंने उस पर क्लिक किया, एक विंडो पॉपुलेट हुई क्विक मेजर्स की। कहता है कैलकुलेशन कैसे करनी है, सो मैंने कहा कैलकुलेशन करे रनिंग टोटल की, ठीक है। रनिंग टोटल कैसे करेगा, सम ऑफ रेवेन्यू, चूंकि मैंने आपको याद है ना यहाँ रेवेन्यू के कॉलम पर ही राइट क्लिक किया था, तो इसने उस कॉलम को खुद ही ले लिया है, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, लेकिन फील्ड जो है वो क्राइटेरिया में क्या होगी, तो चूंकि मेरा डाटा जो है वो डेट वाइज चल रहा है, तो मैं यहाँ से डेट के कॉलम में टेबल से डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इस फील्ड के एरिया में डालता हूँ। अच्छा, ये आप नहीं रखोगे ना, तो आप देखो नीचे ओके का बटन काम नहीं कर रहा, और जैसे ही आप इसको फिल्ड कर लोगे तो आपका ओके का बटन भी नीचे इनेबल हो जाएगा। आप उसको ओके करेंगे, ये एक जो है वो रनिंग टोटल नाम की का मेजर ये खुद क्रिएट कर रहा है, और इसने आपके लिए ये फंक्शन लिख दिया। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसने आपके लिए मेजर एक खुद बना दिया है, ठीक है। और आप देखो ये मेजर है, ये इसकी आइकॉन की शक्ल आपको देख के पता चल रही है कि ये मेजर है, ये कॉलम नहीं है। तो मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रनिंग टोटल कर देता हूँ इसका नाम। रेलेवेंट नेम मर्जी है आपकी, आप नहीं भी चेंज करो। अच्छा, अब इस रेवेन्यू, इस मेजर को मैं अपने टेबल के अंदर ले आता हूँ और देखता हूँ कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है मेरे पास। ग्रेट। तो अगर मेरी पहली तारीख को सेल्स है 17,041 रुपीज, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे दिन 24,549 हुए, तो ये क्यूमुलेटिव नंबर देखे आ रहा है 41,590। तीसरे दिन 31,300 की सेल्स भी, तो क्यूमुलेटिव नंबर ऊपर के दोनों नंबर और ये वाला नंबर प्लस हुआ, आंसर आ गया 72,000। चौथे दिन की सेल हो गई 13,000, ऊपर के तीनों नंबर, ये वाला नंबर प्लस हुआ, रेवेन्यू आ गया। तो मुझे डेली की सेल्स पता चल रही है कि मेरा रेवेन्यू एक्चुअली डेली के बेसिस पे चल के आ रहा है, और मेरे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, और टोटल रेवेन्यू मैंने इतना जनरेट किया। ऑल्दो कि इसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस भी है और भी ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें, लेकिन हमने देखा कि डेली की सेल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम चल रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू कितना है। अच्छा, एक दो और चीजें जो यूज होती हैं इसके अंदर, वो ये कि मुझे
जो सेल्स के लोग हैं ना वो जल्दी मेरी बात को समझेंगे। हम अगर आज सेल कर रहे हैं, सपोज करें आज है 16 तारीख, तो मुझे देखना है कि मैंने कल क्या सेल की थी, 15 को क्या सेल थी, लास्ट वीक में सपोज अगर आज थर्सडे है तो लास्ट वीक के थर्सडे में क्या सेल थी, लास्ट मंथ में 16 तारीख को क्या सेल थी, लास्ट क्वार्टर ये जो मई चल रहा है तो जनवरी के 16 तारीख को क्या सेल थी, लास्ट ईयर में क्या सेल थी, है ना। कंपैरिजन विद द लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर, ये बड़ी डिमांडिंग एक्टिविटी है जो कि आपको चाहिए होती है कि आज ही के दिन आपने पिछले साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया था। तो आप देख रहे होते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को कि सही भी जा रहे हो या आपका मॉडल जो है वो गलत है, खुदा ना खास्ता आप लॉस में तो नहीं आ जाओगे फ्यूचर में। तो ये मैं आपको एक दो फंक्शन क्रिएट करके बताता हूँ क्योंकि सबकी लॉजिक एक जैसी है। तो एक फंक्शन अगर आपको लिखना आ गया तो फिर आप बाकी सारा लिख लोगे। मैं लास्ट डे का फंक्शन आपको क्रिएट करके बताता हूँ और वो कैलकुलेटेड के फंक्शन के जरिए हम करेंगे। सो मैं जा रहा हूँ न्यू मेजर के अंदर, और फंक्शन नेम में दे देता हूं लास्ट डे सेल्स इक्वल्स टू, कैलकुलेट करे एक्सप्रेशन में हमारा रेवेन्यू याद है आपको, जो हमने सेल्स रेवेन्यू बनाया था पहला मेजर जिसका 16 मिलियन है वो हमने ले लिया और हमने कहा इसको आप डेट एट के हिसाब से दिखाओ। तो एक फंक्शन है हमारे पास डेट एट का, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, मूव गिविंग सेट्स टू डेट स्पेसिफिक इंटरवल्स। ये सबसे पहले हमसे डेट पूछता है, तो डेट हमारी किस में पड़ी हुई है, डेट के टेबल में, डेट का टेबल हमने बनाया था ना, उसमें से डेट उठा लो, कॉमा कहता है नंबर ऑफ इंटरवल्स बताओ कि कितने दिन पुराना देखना चाहते हो। लास्ट डे का देख रहे हो तो इसका मतलब है -1, एक दिन पुराना देखना चाहते हो। अगर 2 दिन पुराना देखना है तो -2, 7 दिन पुराना देखना है तो -7। आप आज के दिन थर्सडे के दिन, लास्ट थर्सडे की क्या पोजीशन थी, तो -7। तो मैंने क्या इस वक्त -1, एक दिन पुराना डाटा दिखाओ, कॉमा इंटरवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ डिसाइड करना है कि -1 का मतलब क्या है, डे है, मंथ है, ईयर है, क्या चाहते हो। मैं इस सिचुएशन में डे चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, डेट ऐड का ब्रैकेट क्लोज और कैलकुलेटेड का ब्रैकेट क्लोज। और इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे अगर इसको बाद में लिखना पड़े तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। एंटर, और मेरे पास यहाँ पर लास्ट डे की सेल्स का एक मेजर क्रिएट हो गया, जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया। सो मेरे पास एक फील्ड यहाँ पर पॉपुलेट हो गई, इसको मैं कॉमा सेपरेटर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। रनिंग टोटल को मैं टेम्पररी हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। तो आप देखो ये मुझे दिख रहा है कि ये मेरी पहली जनवरी की सेल्स है, सेकंड जैन की सेल्स 24,000 और लास्ट डे की सेल क्या थी 17,000। थर्ड तारीख को मैंने सेल्स की 31,000 जबकि लास्ट डे की सेल्स थी 24,000। 4 तारीख को मेरी सेल्स थी 13,000 जबकि इससे पहले वाले दिन में मेरी सेल्स थी 31,000। ऑल्दो के ऊपर से दिख रहा है, अभी तो इतना आपको फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन मैं जब इसको लास्ट मंथ कर दूंगा या लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर करूंगा ना, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा इसमें, ठीक है। तो ये फिलहाल हमें लास्ट डे की सेल्स बता रहा है। चलो जल्दी से बना लेते हैं न्यू मेजर, और मैंने कहा कि लास्ट डे की जगह अब मुझे लास्ट मंथ का डाटा दिखाओ। सो मैंने फॉर्मूला कॉपी किया हुआ था ऑलरेडी, मैंने डायरेक्ट पेस्ट किया, कैप्शन को चेंज किया, लास्ट डे की जगह मैंने लास्ट मंथ कर दिया, और यहाँ पर डेट के इंटरवल की जगह मैंने मंथ का इंटरवल ले लिया एंड देन एंटर। पूरा फार्मूला वही है, और मैंने क्लिक किया मेजर पे, यहाँ पॉपुलेट हुआ। अब देखो जनवरी में कुछ भी नहीं आ रहा ना, लास्ट मंथ के अंदर ब्लैंक है, लेकिन जहाँ फरवरी स्टार्ट हुआ वहां देखो समझ आएगी अब आपको मेरी बात। 35,000 फर्स्ट फैब को आपने जनरेट किया, इसी डेट में पहले एक महीना पहले आपका रेवेन्यू था 17,000, यानी आप उस दिन बुरे गए थे, आज अच्छे गए। फिर फैब की सेकंड को आपका रेवेन्यू हो गया 23,000 जबकि जनवरी में जो रेवेन्यू था आपका सेम तारीख को वो था 24,000, यानी आपका जनवरी अच्छा गया था, इस दिन में ये फैब ये दिन अच्छा नहीं गया आपका। तो आप अब आपको समझ में आ रहा है कि क्योंकि नंबर दूर दूर है तो उसको अब आप कंपेयर कर सकते हैं नजदीक रखकर। इसको भी मैं कॉमा सेपरेटर में कन्वर्ट करता हूँ, और मैं टाइम है तो जल्दी से एक फॉर्मूला लास्ट क्वार्टर का भी लिख देता हूँ। सो मैं जा रहा हूँ न्यू मेजर्स, और मैंने इसे पेस्ट किया, और मैं इसको लास्ट डे की जगह चेंज कर देता हूँ लास्ट क्वार्टर क्यू, और डे को मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्वार्टर के साथ एंड देन एंटर। तो अब मुझे बताएगा कि अगर अप्रैल में मेरी सेल्स थी तो जनवरी की सेल्स मेरी क्या थी, ठीक है। मैंने लास्ट क्वार्टर को ऐड किया, आप देखो ये पूरा 3 महीना यहाँ ब्लैंक है। जहाँ चौथा महीना स्टार्ट हुआ अप्रैल 1 को मेरा रेवेन्यू है एक्चुअल 17,000 रुपए, लेकिन मैंने जनवरी में जो रेवेन्यू किया था वो 17,041 रुपए, या 17,512 या 17,041।
तो इसका मतलब है अप्रैल मेरा ये क्वार्टर अच्छा गया, पहला दिन अच्छा गया उसके मुकाबले में। जबकि अप्रैल का जो सेकंड डे वो बुरा है अगर मैं कंपेयर करता हूँ सेम रेवेन्यू को लास्ट क्वार्टर के सेकंड डेट के मुकाबले में। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मूलाज बनाते हैं और उसको आप कंपेयर करते हैं अपने फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर। मैं इसको बैक टू रिपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो मैंने रनिंग टोटल को ऑफ किया था इसको भी मैं लास्ट के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। सो मुझे क्यूमुलेटिव रेवेन्यू भी मेरा यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड देन अगर मैं इसकी फील्ड्स को प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहूँ तो आपको पता है कि मैं टेबल की फॉर्मेटिंग में जाकर फील्ड की फॉर्मेटिंग में जाकर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा लास्ट में ये जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं इसको देखते हैं एक दफा और। इस लाइन स्टाइल में हमने अब तक लाइन स्टाइल पे कम बात की है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में एक दो इंटरेस्टिंग चीजें जो मार्कर्स के नाम से मैं जा रहा हूँ शेप्स में, और शेप्स में ज़ाहिर है इसकी स्टॉक की थिकनेस है, नीचे लाइन स्टाइल है, सॉलिड देखनी है या डॉटेड देखनी है या डैश में देखनी है। ठीक है, तो ये आप अट्रैक्शन के उस हिसाब से कर सकते हैं। मार्कर अगर आपको ऑन करने तो आप मार्कर्स ऑन कर सकते हैं। मार्कर के स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं तो वो स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, कलर साइज थिकनेस वगैरह को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक और स्टाइल है, अगर आप इस पर स्टेप इट कर देते हैं तो ये एक अच्छे स्टाइल में आपको नजर आते हैं। तो मैंने ना ये वाला स्टाइल एक्चुअली, जो अगर आप में से किसी को याद हो मेरा फर्स्ट डैशबोर्ड, तो मैंने सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह का जो है वो विजुअल अपना क्रिएट किया था। और अब चूंकि जगह की शॉर्टेज है तो मैंने यहाँ पर डेज को नहीं लिया हुआ है, मंथ को नहीं लिया हुआ, ईयर को नहीं लिया हुआ, तो डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ों को कम कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि ये डैशबोर्ड मेरा फुली फंक्शनिंग है। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट वन को देखना चाहता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो वो मुझे नजर आ रहा है। किसी और प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली, और पूरा डैशबोर्ड जो है मेरा लाइफ है, इसके अंदर तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये लाइफ जो है वो मेरी परफॉर्मेंस हो रही है। अब एक सवाल जो कल हमने पेंडिंग किया था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या मैं बैकएंड पे डेटाबेस को चेंज करूंगा तो यहाँ उसका रिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो मैं इसको प्रीवियस वाली डेटाबेस के साथ करके दिखा देता हूँ। कल के सेशन में देखा था कि हमारा जो हेड काउंट है वो 478 है हेड काउंट, और 3 साल है, मेल फीमेल का डाटा यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। और मैं काम करता हूँ अपनी डेटाबेस एक्सेल की खोलता हूँ। राइट, सो आपको नजर आ रही है मेरी एक्सेल की डेटाबेस, और यहाँ जो स्टाफ है टोटल, उन स्टाफ का जो टोटल काउंट है, अगर एक्सेल में आप बिल्कुल गौर से देखें तो नीचे स्टेटस बार में भी लिखा हुआ है 478 टोटल काउंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आखिर के ये 3-4 नामों को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और इसे पेस्ट कर देता हूँ नीचे, कंट्रोल वी, और सपोज आईडी को मैं इसको यूनिक बना देता हूँ। सो मैंने इसे ड्रैग किया तो ये आईडी यूनिक हो गया। और मैंने ये सारे लोग जो है, सपोज करें जो 4 अभी लोग मैंने हायर किए हैं, 6 लोग हायर किए हैं, इनको एक नाम दे देता हूँ सपोज एबीसी, और इनका जेंडर जो है ना वो मैं फीमेल बना देता हूँ। और मैं देखूंगा कि फीमेल के अंदर वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी या नहीं बढ़ी। और ये मेरे परमानेंट स्टाफ है, इनको मैं टेम्परी कर देता हूँ। मैं देखूंगा कि मेरे टेम्परी स्टाफ की लिस्ट जो है वो अपग्रेड हुई या नहीं हुई, और डेफिनेटली फिर इसका इम्पैक्ट सैलरी और उन सब चीज़ों पर आएगा। ठीक है, और एक और बुरा काम करते हैं कि डाटा जो है ना 2019 का बनाते हैं, तो मैं डेट चेंज करता हूँ फर्स्ट 2019। तो इससे अच्छी बात ये होगी कि मैं देखूंगा कि जो मैंने बटन्स बनाए थे ऊपर, उस पर भी 2019 का एक नया बटन आता भी है कि नहीं आता है। तो ये मैंने कुछ 5-6 नए रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और अब जो मेरे टोटल हेड काउंट हो गए हैं वो 482 हो गए हैं, जिसमें कुछ नई फीमेल्स मैंने ऐड की हैं टेम्परी कैटेगरी के अंदर, ईयर 2019 के अंदर मैंने उनको हायर किया है। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ अपने डेटाबेस में जो मैंने बनाया हुआ यहाँ पर पावर बीआई में। फीमेल्स हैं 104, ईयर 2019 नहीं आ रहा बटन्स में, टेम्पररी स्टाफ है 76, हेड काउंट है 478। सिर्फ एक रिफ्रेश बटन दबाते हैं, पूरा डेटाबेस ओवरऑल रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, ये डाटा ब्रेक हो गया, कहता है कि
इसको लिंक नहीं मिला, लिंक अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या हुआ मुश्किल कि एचआर की डेटाबेस इसको नहीं मिली, आपने देखा कि सब में एरर आ गया जब मैंने रिफ्रेश इसको बटन प्रेस किया, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, इसका पाथ ये कहीं भूल गया, ये सी ड्राइव से उठा रहा है, कुछ मसला है हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर, ये पावर क्यूरी का इंटरफेस खुल गया, ये एचआर की जो डेटाबेस है, ये पावर क्यूरी इंटरफेस नजर आ रहा है। एचआर की डेटाबेस का लिंक देखें ब्रेक है, ये कहता है कि ये डाटा नहीं मिल रहा इसको इस लोकेशन से, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये सोर्स है इसका, सोर्स में आने के बाद इसके स्टार बटन पे क्लिक करते हैं, पाथ ये कहता है ये डाटा है आपका, मैंने कहा ब्राउज, ये रिलोकेशन, ओपन एंड देन ओके, डाटा मिल गया, डाटा रिजॉल्व, क्लियर, रिफ्रेश, क्लोज एंड अप्लाई, रुकिएगा, डाटा रिफ्रेश होकर आ गया, 482 स्टाफ हो गए, टेम्पररी स्टाफ 82 हो गया, फीमेल्स बढ़ गई, ईयर 2019 पॉपुलेट हो गया, 2019 आपको दिखा रहा हूँ, 6 लोग जो मैंने ऐड किए थे फीमेल्स के अंदर वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम आप बैकएंड की डेटाबेस में जब भी चेंजिंग करेंगे तो वो डाटा आपका लाइव होगा, आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है सर। करीम भाई सर नो वॉइस राइट हो गया जी। तो यहीं तक ही रखते हैं आज के सेशन को, आपके जो भी सवालात हैं कल के सेशन के अंदर मैं उसको और भी इंशाल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर कोई कंफ्यूजन